नमस्कार बच्चों। कक्षा 10वीं लोक भारती में दूसरी इकाई में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आइए दूसरी इकाई में पाठ 7 महिला आश्रम जिसकी विधा है पत्र, लेखक काका कालेलकर। सर्वप्रथम हम काका कालेलकर जी से अपना परिचय कर लें। जन्म 1885, सातारा महाराष्ट्र, मृत्यु 1981 नई दिल्ली। परिचय: काका कालेलकर के नाम से विख्यात दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर जी ने हिंदी, गुजराती, मराठी और अंग्रेजी भाषा में समान रूप से लेखन कार्य किया। राष्ट्रभाषा के प्रचार को राष्ट्रीय कार्यक्रम मनाने वाले, या यूँ कहिए कि राष्ट्रीय कार्यक्रम मानने वाले काका कालेलकर उच्च कोटि के वैचारिक निबंधकार हैं। विभिन्न विषयों की तर्कपूर्ण व्याख्या आपकी लेखन शैली के विशेष गुण हैं। प्रमुख कृतियाँ: हिंदी, राष्ट्रीय शिक्षा के आदर्शों का विकास, जीवन संस्कृति की बुनियाद, नक्षत्रमाला, स्मरण यात्रा, धर्मोदय, आत्मचरित्र आदि। गद्य संबंधी प्रस्तुत पत्र में कालेलकर जी ने महिला आश्रम की स्थापना, उसकी व्यवस्था, वातावरण, नियम आदि के बारे में विस्तृत निर्देश दिए हैं। इस पत्र द्वारा महिला संबंधी आपके विचार, प्रकृति, प्रेम, सामाजिक लगाव का पता चलता है। काका कालेलकर जी, जो एक आदर्श समाज सेवक होने के साथ साथ बहुत ही उच्च कोटि के निबंधकार भी हैं। इन्होंने बहुत सारी ऐसे लेखों की रचना मराठी में किया, गुजराती में किया, हिंदी में भी किया। इनकी बहुत सारी कविताओं का भी उल्लेख हिंदी में मिलता है। बहुत सारी कविता इन्होंने हिंदी में उसकी रचना की। इनका समाज सेवक या समाज सेविका बनना इतना आसान नहीं है। उसके लिए सर्वप्रथम त्याग की आवश्यकता होती है। हम सोच तो लें कि हम समाज सेवक बने या समाज की सेवा करने के लिए निकल पड़े हैं, लेकिन हमारे स्वयं के अंदर यदि त्याग के भाव नहीं हैं तो हम सही रूप में समाज सेवक सिद्ध नहीं हो सकते। महिला आश्रम इसी सेवा से ओतप्रोत एक ऐसा निबंध है, एक ऐसा पत्र है जो कालेलकर जी ने अपनी बहन के नाम लिखा है, और वो महिलाओं को लेकर के कितना संयमित, कितना चिंतित, महिलाओं के प्रति वह कितने जिम्मेदार और हर समय महिलाओं का सम्मान करना जीवन में अति आवश्यक है, या महिलाओं को सम्मान देना चाहिए। वह भी कहीं न कहीं इस बात को अत्यंत महत्व देते थे कि यत्र पूज्यन्ते नार्यस्तु रमन्ते तत्र देवता। अतः बच्चों, इसका मतलब हुआ कि जहाँ पर नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। जी हाँ, ऐसे ही आश्रम जहाँ पर महिला निवास करे, जहाँ पे ऐसी लाचार पीड़ित औरत निवास करे जिसका कोई सहारा नहीं है, जिसको घर से लोग तिरस्कार करके, जिसका तिरस्कार कर दिया गया हो, जिसे लोग घर से निकाल दिए हों, जिसका अनादर हो गया हो, ऐसी महिलाओं को आश्रय देना ही
इस आश्रम का मुख्य उद्देश्य है। यहाँ पर काका कालेलकर जी अपने प्रिय सरोज को कुछ हिदायतें दे रहे हैं इस पत्र के जरिए कि किस प्रकार से आश्रम का निर्माण होना चाहिए और उसमें कितना संरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे कि महिला अपने आप को स्वतंत्र और सुरक्षित महसूस कर सके। प्रिय सरोज, जिस आश्रम की कल्पना की है उसके बारे में कुछ ज़्यादा लिखूं तो बहन को सोचने में मदद होगी। आश्रम यानी होम, घर, उसकी व्यवस्था में या संचालन में किसी पुरुष का संबंध न हो। आश्रम का मतलब कुटी या मठ, जहाँ पर बेसहारा महिलाओं के लिए रहने का स्थान होता है। कल्पना कोई बात को, किसी भी बात को सोचना, व्यवस्था, प्रबंध, संचालन, उसको चलाना, उसको नियंत्रण करना, उसको सही मायने में ऑर्गेनाइज करना, उसे संचालन कहते हैं। उस आश्रम का विज्ञापन अखबार में नहीं दिया जाए। लेखक कालेलकर जी अपने प्रिय बहन सरोज से कहते हैं कि यह जो आश्रम है यह ऐसा होना चाहिए जिसका एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर में नहीं दिया जाना चाहिए। हो सकता है कि उसके लिए हमें पैसे सहज मिल जाएंगे, सरलतापूर्वक मिल जाएंगे, आसानी से, लेकिन कहीं किसी के सामने हमें हाथ फैलाने नहीं जाना है। जो महिला आएगी वह अपने खाने पीने की तथा कपड़े लत्ते की व्यवस्था करके ही आए। वह यदि गरीब है तो उसकी सिफारिश करने वाले लोगों को खर्च की पक्की व्यवस्था करनी चाहिए। पूरी पहचान और परिचय के बिना किसी को दाखिल नहीं करना चाहिए। दाखिल हुई कोई भी महिला जब चाहे तब आश्रम छोड़ सकती है। आश्रम को ठीक न लगे तो 1 या 3 महीने का नोटिस देकर किसी को आश्रम से हटा सकता है, लेकिन ऐसा कदम सोच कर लेना होगा। लेखक कालेलकर जी कहते हैं कि आश्रम का नियम कुछ इस ढंग से होगा कि यदि कोई लाचार पीड़ित आश्रय लेने के लिए महिला आती है तो उसे अपने पहनने, उसे अपने खाने पीने की व्यवस्था खुद ही करनी होगी। और यदि वह गरीब है तो उसे भी तो कोई न कोई लेकर आएगा सिफारिश करने, तो यह उसकी जिम्मेदारी होगी कि वह उसकी पूरी व्यवस्था करके आए। और तो और पूरी पहचान, जान पहचान, उसका पूरा परिचय ले करके ही तब उसको दाखिला करना है, तब उसको दाखिला देना है अपने आश्रम में। और उसके साथ ही साथ अगर वह महिला नहीं चाहती है लंबे समय तक रहना तो वह जब चाहे अपने इच्छा अनुसार आश्रम को छोड़ सकती है। आश्रम को यदि आने वाली महिला का व्यवहार न ठीक लगे तो वह 3 महीने का नोटिस दे करके उसे आश्रम से हटा सकता है। तो ये सब बातें बहुत ही सोच समझ कर हमें कदम लेना होगा। आश्रम किसी एक धर्म से चिपका नहीं होगा, सभी धर्म आश्रम को मान्य होंगे। अतः सामान्य सदाचार, भक्ति तथा सेवा का ही वातावरण रहेगा। कितनी सुंदर बात कही है लेखक ने। लेखक अपने प्रिय बहन सरोज को यह हिदायतें दे रहा है और यह नियम बता रहा है कि आश्रम में किसी एक ही धर्म की महिला आ सकती है उसका सहारा लेने, ऐसा नहीं होगा। वह किसी भी धर्म से संबंधित क्यों न हो, हर किसी को सहारा देगा यह हमारा महिला आश्रम।
और तो और उसके आचरण सामान्य हो और साथ ही साथ इस प्रकार का आश्रम का वातावरण होना चाहिए जिसमें अच्छा आचरण हो, अच्छे व्यवहार हो, और तो और उसके अंदर इस प्रकार की शिक्षा वहाँ पर दी जाएगी कि वह अपने इष्ट के प्रति, अपने ईश्वर के प्रति भक्ति रख सके और सेवा परहित की भावना हो, दूसरों की सेवा की भाव को इस प्रकार की भावना सदा बरकरार रहे, ऐसे वातावरण को बनाना होगा इस आश्रम में। आगे कहते हैं कालेलकर जी कि आश्रम में स्वावलंबन हो सके उतना ही रखना चाहिए। स्वावलंबन मतलब अपना ही भरोसा करना, अपने ऊपर खुद जो है निर्भर रहना, दूसरे का सहारा न लेना पड़े उसे। सादगी का आग्रह होना चाहिए, सीधा साधा जीवन होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार की बनावटी या दिखावटीपन की भाव नहीं होने चाहिए। आग्रह, अनुरोध, सादा जीवन होना चाहिए। उसे और किसी बाह्य आडंबरों के प्रति वह आकर्षित या उसकी बुद्धि या उसके विचार जो है विचलित नहीं होने चाहिए। आरंभ में पढ़ाई या उद्योग की व्यवस्था भले न हो सके, लेकिन आगे चलकर उपयोगी उद्योग सिखाए जाए। काका कालेलकर जी कहते हैं शुरू में ठीक है, अगर हम बहुत ज़्यादा उद्योग की छोटी छोटी क्रिएटिविटी, छोटे छोटे उद्योग, ताकि कुछ कार्य सिखाया जा सके, निर्मित की कार्य कुछ सिखाया जा सके, कुछ वो बना सके, कुछ वो कर सके। अगर आरंभ में, शुरुआत में अगर यह नहीं हो पा रहा है तो ठीक है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे महिला अपने आप को वहाँ पर समायोजित करती है, उस आश्रम से सामंजस्य स्थापित करती है, तो धीरे धीरे उसे उपयोगी कार्य, उद्योग उसके रुचि के अनुसार, उसके शौक के अनुसार, उसकी इच्छाओं के अनुसार, उसकी प्रतिभाओं के अनुसार कुछ न कुछ छोटे बड़े काम उसे ज़रूर सिखाए जाने चाहिए। और पढ़ाई भी आसान होनी चाहिए। उद्योग का अर्थ होता है काम धंधा, ताकि वह अपने आप को एकदम दूसरों के ऊपर निर्भर होता हुआ न महसूस कर सके, वह आत्मनिर्भर हो सके, ज़रूरत पड़ने पर भविष्य में वह अपने इस काम धंधे का उपयोग करके अपनी जीविका चला सके। इस प्रकार की शिक्षा जरूर दी जाए इस आश्रम में। उसके पढ़ाई भी सरल तरीके से हो, बहुत कठिन पाठ्यक्रम नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह आश्रम है, यह शिक्षा संस्था नहीं है, विद्यालय नहीं है। आश्रम शिक्षा संस्था नहीं होगी, लेकिन कलह और कुढ़न से मुक्त स्वतंत्र वातावरण जहाँ हो, ऐसा मानवतापूर्ण आश्रय स्थान होगा, जहाँ परेशान महिलाएं बेखटके अपने खर्च से रह सकें और अपने जीवन का सदुपयोग पवित्र सेवा में कर सकें। ऐसा आसान आदर्श रखा हो और व्यवस्था पर समिति का झंझट न हो, तो बहन सरोज सुंदर तरीके से चला सके, ऐसा एक बड़ा काम होगा। उनके ऊपर ऐसा बोझ नहीं आएगा जिससे कि उन्हें परेशानी हो। लेखक काका कालेलकर जी कहते हैं कि और ध्यान रखना सरोज कि यहाँ पर किसी प्रकार का कोई कुढ़न न हो, कोई खींच कर महिला न रहे, वह दुनिया की तमाम परेशानियों से मुक्त होकर स्वतंत्र रूप से यहाँ पर रह सके। स्वतंत्र वातावरण का यहाँ पर निर्माण होना चाहिए। इंसानियत को महत्व देने वाला यह आश्रय होना चाहिए, ऐसा स्थान होना चाहिए जहाँ पर महिलाएं
जिसका कि तिरस्कार हो गया है, वो बेखटके मतलब बिना किसी हिचक के, बिना किसी संकोच के, निसंकोच वह रह सके, और तो और वह अपने जीवन का सही उपयोग कर सके। ऐसे इस प्रकार से पवित्र, शुद्ध, निर्मल वातावरण का निर्माण होना चाहिए। किसी प्रकार का विवाद या झगड़ा नहीं होना चाहिए। लोगों के अंदर एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे के लिए प्रेम का भाव होना चाहिए। कोई किसी को एक दूसरे धर्म, जाति पाति के नज़र से, उस दृष्टिकोण से न देखे। यहाँ पर लोग यही सोचें कि जिस प्रकार से मैं लाचार हूँ, उसी प्रकार से समक्ष जो महिला है यह भी लाचार है। तो हम सब एक हैं, एक ही घर में रहने वाले, एक परिवार, एक कुटुंब के सदस्य हैं। इस प्रकार का वातावरण हमें निर्माण करना होगा। आगे लेखक कालेलकर जी कहते हैं कि हे बहन सरोज, संस्था चलाने का भार तो आने वाली बहनें ही उठा सकेंगी, क्योंकि उनमें कई तो कुशल होंगी, कईयों के अंदर इतनी खूबियां होंगी, इतनी काबिलियत होगी कि वह खुद ही संस्था का भार, जिम्मा वह उठा लेंगी, चला लेंगी। लेकिन बहन सरोज उनको संगीत की, भक्ति की तथा प्रेम युक्त की सलाह की खुराक दें। आगे चलकर संस्था की जमीन पर छोटे छोटे मकान बनाए जाएंगे और उसमें संस्था के नियम के अधीन रहकर आने वाली महिलाएं 2-2, 4-4 का परिवार चलाएंगी। ऐसी संस्थाएं मैंने देखी हैं। आगे कालेलकर जी कहते हैं कि हे बहन, यह ऐसी संस्था होनी चाहिए जिसकी जिम्मेदारी आने वाली बहनें आराम से उठा सकें, और तो और वह उसके अंतर्गत रह करके, मर्यादा में रह करके वह कार्य करें। मर्यादा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। ऐसी मैंने महिलाएं देखी हैं। और आगे चल कर के छोटे छोटे मकान बनाए जाएंगे और उसके बाद वह उन मकान में 2-2, 4-4 लोगों का परिवार रखा जाएगा और एक एक महिला को यह घोषित किया जाएगा ताकि वह उनका नेतृत्व कर सकें। ख्याल मतलब अंदाज, प्रत्यक्ष सामने, मर्यादा, सीमा, उनकी क्षमता, भार, जिम्मेदारी। अधीन का अर्थ है अंतर्गत, उनके अधीनस्थ होकर के काम करें। इसमें जो बिल्कुल संभव है, बहुत ही उपयोगी है, ऐसा ही काम मैंने सूचित किया है। इतने वर्ष के बहन के परिचय के बाद उनकी शक्ति, कुशलता और उनकी मर्यादा का ख्याल मुझे है। प्रत्यक्ष कोई हिस्सा लिए बिना मेरी सलाह और सहारा तो रहेगा ही। काका कालेलकर जी कहते हैं कि अगर मैं प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट मैं कोई काम न करूं, लेकिन मेरी सलाह और मेरा सहारा सदैव तुम्हारे साथ रहेगा, वह प्रत्यक्ष रूप से ही रहेगा। आगे जाकर बहन को लगेगा कि उनको तो मात्र निमित्त मात्र होना था। निमित्त मतलब एक साधन भूत, मैं एक कारण हूँ, मैं तुम्हारे साथ हर पल हूँ। और एक बार अगर इस प्रकार से वातावरण बन गया तो संस्था अपने आप चलेगी। समाज में ऐसी संस्था की अत्यंत आवश्यकता है। उस आवश्यकता में से ही उसका जन्म होगा। कवि कालेलकर जी, या हम कह सकते हैं लेखक कालेलकर जी ने कहा कि संस्था अपने आप चलेगी, बस एक बार हमें इस प्रकार के वातावरण को जन्म देना होगा। मुझे इतना विश्वास न होता तो बहन के लिए ऐसा कुछ मैं सूचित ही नहीं करता। मुझे अगर तनिक भी, थोड़ा भी संदेह रहता तो मैं ऐसा तुमको सूचित ही नहीं करता, ऐसा मैं तुम्हें सूचना ही नहीं देता।
तुम दोनों इस सूचना का प्रार्थना पूर्वक विचार करना, लेकिन जल्दी में कुछ तय न करके यथा समय मुझे उत्तर देना। उन्होंने कहा कि तुम दोनों बहन, वो एक रैहाना को भी अपना बहन मानते थे। उन्होंने कहा कि मुझे तुम पर और रैहाना के ऊपर पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है, और उसी विश्वास के साथ मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ, तुम्हें सूचना दे रहा हूँ। फिर भी मैं यह प्रार्थना पूर्वक कहता हूँ कि विचार कर लेना, तुम जल्दी में कुछ भी निश्चित या निश्चय मत करना, जैसा समझना यथा समय मुझे उत्तर देना। बहन यदि हाँ कहे तो अभी से आगे का विचार करने लगूंगा, और अगर तुम लोग सहमति हो मेरे विचारों से, मेरी सोच से, तो तुम अगर हाँ कहो तो हम आगे इसके बारे में विचार करेंगे और अच्छी हम योजनाएं बनाएंगे। वैसे मैं इस समय जहाँ हूँ यहाँ पर सर्दी बहुत अच्छी है, शीतलहरी चल रही है, फूलों में गुलदाउदी और क्रिजेंथिमम फूल बहार में है। बहार फूलों का खिलना, तो फूलों में इस समय क्या है, गुलदाउदी आप देख रहे हैं सफ़ेद रंग का, और रानी कलर क्रिजेंथिमम फूल इस वक्त बहुत तेज़ी के साथ खिल रहे हैं, उन्हीं का बहार चल रहा है। उसकी कलियां महीनों तक खुलती ही नहीं, मानो भारी रहस्य की बात पेट में भर दी हों और होठों को सीकर बैठ गई हों। इसकी एक खासियत है बहन कि इसकी कलियां जो है महीनों तक खुलती नहीं, ऐसे लगता है बहुत भारी रहस्य, राज की बात इन्होंने पेट में भर करके छिपा कर रखी है और होठों को सी कर बैठ गई हों। लेकिन जब खिलती हैं तब एक एक पंखुड़ी करके खिलती हैं, अपनी अपनी विशेषताओं को लेकर के। वे टिकते हैं बहुत और रुके रहते हैं, ये नहीं कि खिले और मुरझा गए। गुलाब भी खिलने लगे हैं, कोसमोस के दिन गए, उन्होंने बहुत आनंद दिया। जीनिया का एक पौधा रास्ते के किनारे पर था, जो आए सो उसकी कली तोड़े। इन प्राकृतिक सौंदर्यता से मैं एकदम मानो इन्हीं में ओत-प्रोत हो गया हूँ। इन्होंने मुझे बहुत आनंद दिया, बहुत खुशियाँ दी। और तो और जीनिया का एक पौधा रास्ते के किनारे पर था, तो जो भी व्यक्ति आता था उसकी कली को तोड़ देता था बिना सोचे समझे। फिर मैंने इस बड़े पौधे को वहाँ से हटा दिया और अपने सिरहाने के पास लगा दिया कि जहाँ पर मैं जिस तख्त पर लेटता था वहाँ से देखता था तो मेरे सिरहाने से यह पौधा दिखता था। फिर इतने सुंदर फूल दिए, इसकी आंखें मानो उत्कटता से बोलती हों। उत्कटता, जिज्ञासा, तीव्रता, उग्रता। सिरहाना चारपाई में सिर की ओर का भाग जो होता है, जिस तरफ हम सिर करके सोते हैं उसे कहते हैं सिरहाना। तो इसकी आंखें मानो उत्कटता से बोलती हों, ऐसी लगती हैं। 2-1 महीने फूल देकर अंत में वह सूख गया। परसों ही मैंने उसे विदा दी। विदाई देना मतलब यहाँ से हटा दिया, मैंने फेंक दिया, क्योंकि वो 2-1 महीने फूल दे करके ही सूख गया। काका ने दोनों बहनों को सप्रेम शुभाशीर्वाद दिया और इस प्रकार से उन्होंने एक पत्र का अंत किया अपनी बहन सरोज के नाम लिख करके। फिर दूसरा पत्र वो लिखते हैं सरोज के नाम, प्रिय सरोज, तुम्हारा 16 से 18 तक लिखा हुआ पत्र आज अभी मिला। इस महीने में मैंने इतने तारीखों को पत्र लिखे हैं। कौन कौन से तारीख को लिखे हैं? तारीख 1, 9, 15 और चौथा आज लिख रहा हूँ। अब तुमको हर सप्ताह मैं लिखूँगा।
और तुम्हारी तबीयत कमज़ोर है तब तक चिरंजीव रेहाना मुझे पत्र लिखेगी तो चलेगा। मुझे हर सप्ताह एक पत्र मिलना ही चाहिए। काका कालेलकर जी ने दूसरा पत्र लिखा तो उन्होंने कहा 16 से 18 तक लिखा हुआ पत्र आज मुझे मिला और इस महीने में तुमको मैंने 4 पत्र लिखे जिसमें से इस तारीख को मैंने लिखा है। और उन्होंने कहा कि अब मैं हर हफ्ते हर सप्ताह में तुमको एक पत्र लिखूंगा। और तो और तुम्हारी तबीयत मैं मानता हूँ इस वक्त कमज़ोर हो, तुम ठीक नहीं चल रही हो, तो मैं चाहता हूँ कि तब तक बहन रेहाना मुझे पत्र लिखेंगी तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे हर हफ्ते में एक पत्र मिलना ही चाहिए, एक चिट्ठी मिलनी ही चाहिए। पूज्य बापू जी चाहते हैं तो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए मुझे अपनी सारी शक्ति उर्दू सीखने के पीछे खर्च करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर बापू जी ये चाहते हैं, उनका उद्देश्य है, उनका संदेश है कि हिंदू मुस्लिम में एकता यह बरकरार रहे जीवन पर्यंत तक, जब तक यह पृथ्वी है, जब तक यह ब्रह्मांड है, तो उन सभी को शक्ति, उन सभी के मन के भाव को बदलने के लिए मुझे सारी शक्ति उर्दू सीखने के पीछे खर्च कर देनी चाहिए। तुमको मैंने एक संदेश भेजा था कि तुम उर्दू लिखना सीखो, लेकिन अब तो मेरा एक ही संदेश है कि पूरा आराम लेकर पूरी तरह ठीक हो जाओ, क्योंकि जब तक तुम स्वस्थ नहीं रहोगी तुम्हारा मन कार्य में नहीं लगेगा और तुम अच्छे ढंग से, व्यवस्थित ढंग से उस कार्य को नहीं कर पाओगी। क्यों? क्योंकि स्वास्थ्य ही संपत्ति है, हेल्थ इज़ वेल्थ। तो जब तक हमारा स्वास्थ्य ठीक तरह से ठीक नहीं काम करता, हम किसी भी कार्य को मन लगाकर नहीं कर सकते हैं। इसलिए तुम पूरी तरह से पहले ठीक हो जाओ। तारों के नक्शे बनाने के लिए कंपास बॉक्स भी मंगा कर रखा है, लेकिन अब तक कुछ हो नहीं पाया। उन्हें कला में भी वो बहुत ही रुचि रखते थे। कौन? लेखक कालेलकर जी। इसलिए उन्होंने तारों के नक्शों को बनाया करते थे, वो उन्हें बहुत अच्छा लगता था, लेकिन अभी तक वो कुछ बना नहीं पाए। मैंने अपने फूल के गमले अपने पास से निकाल दिए हैं, सादे क्रोटन को ही रहने दिया है, केवल क्रोटन को उन्होंने रहने दिया है। सबको काका का सप्रेम शुभाशीष। इस काका कालेलकर का सभी को प्रेम भरा शुभ आशीर्वाद। काका कालेलकर ग्रंथावली से। और इस प्रकार से वो दूसरा पत्र भी अंत करते हैं और आश्रम की व्यवस्था किस ढंग से होनी चाहिए इसका वो विस्तार रूप से अपनी योजनाओं के बारे में पत्र के द्वारा सूचित करते हैं। और तो और उन्होंने सोचा महिलाओं को महत्व देते हुए कि ये क्यों इस प्रकार करना अति आवश्यक है, क्योंकि हम आज भी देखते हैं कि समाज में नई तरह की समस्याएं खड़ी हुई हैं। संयुक्त परिवार, जॉइंट फैमिली टूट रहे हैं, पति पत्नी से दूर हो रहा है, पत्नी पति से दूर हो रहा है, जिसका प्रभाव आज के इस युवा पीढ़ी और बच्चों पर पड़ रहा है। ऐसे में बच्चे घर द्वार छोड़ करके गलत रास्तों को अपनाते हैं, भाग जाते हैं। वृद्ध माता पिता बेटे बहू के लिए भार लगने लगते हैं। इन सब समस्याओं ने आधुनिक ढंग के आश्रमों को जन्म दिया है, जिसका परिणाम स्वरूप कि आज देश में वृद्धाश्रम, महिला आश्रम तथा बाल आश्रम, जिसमें बच्चों को सुधारा जाता है, ऐसे आश्रमों का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें तिरस्कृत, उपेक्षित, निकाली गई घर से, बेइज्जत की गई, बलात्कार महिलाएं, बलात्कार बालिकाओं और ऐसी वृद्ध जो अपंग हो, जो अपाहिज हो, इनको सहारा मिलता है।
इसलिए आज के समय की आवश्यकता है यह आश्रम। हमें ऐसी इस आवश्यकता को जरूर पूरा करने के बारे में सोचना चाहिए। आज आश्रम न होता तो ये बेचारे कहाँ जाते। आश्रम वासियों के हाथ में आश्रम की व्यवस्था का काम देने से आश्रम की समस्याएं आसानी से सुलझ सकती हैं। और तो और हम जब भी देखते हैं तरह तरह के अनेक आश्रम हैं, लेकिन इस आश्रम को चलाने आना चाहिए। यह कोई व्यवसाय नहीं होना चाहिए। यह तो उन बेसहारों का आश्रय स्थान होना चाहिए जहाँ की वह आकर के अपने आप के अपने बाकी की बची हुई जिंदगी को सुख और चैन से बिता सके। इसलिए मैं यहीं पर अपनी बात समाप्त करता हूँ। आगे तुम सब जैसा निर्णय लोगी, मेरी सहमति तुम सभी के साथ होगा। मेरी सलाह और मैं तो सहारा बनकर हर वक्त तुम्हारे साथ ही रहूँगा। आइए स्वाध्याय पे चलते हैं। आप सभी जो है स्वाध्याय जो भी दिया गया है पाठ के पीछे और शब्दार्थ जो भी कहा गया बताया गया उसे आप अपनी नोटबुक में उतारेंगे। प्रश्न नंबर 1, संजाल हूबहू आप बनाएंगे और इसी प्रकार आप चित्र बना करके संजाल के प्रश्नों को हल करेंगे। संजाल पूर्ण कीजिए, कारण लिखिए। प्रश्न 3 लिखिए, ता प्रत्यय लगा हो उसे पाठ में से खोज करके लिखना है और प्रवाह तालिका पूर्ण करना है, मतलब आश्रम के क्या क्या नियम थे उसे आपको लिखना है। पाठ में प्रयुक्त पर्यायवाची शब्द लिखकर उनका स्वतंत्र वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पर्यायवाची एक शब्द का पर्याय और क्या है, तो पर्यायवाची शब्दों को लिख करके उसका वाक्यों में प्रयोग करना है आपको। गृह कार्य देखते हैं। समाज में नारी का सम्मान होना चाहिए, इस विषय पर आपकी क्या राय है बच्चों, उसे आप लिखेंगे स्वमत के अनुसार और निम्न शब्दों में प्रत्यय लगाएंगे। आवश्यक है और दूसरा मानव। शब्द युग्म छांट कर लिखेंगे। धन्यवाद बच्चों, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।